अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। इंतखाब जीतने के लिए दुनिया के ताकत तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी दांतों पर पसीने आ गए हैं। जो बाइडेन और ट्रंप दोनों उम्मीदवार जीतने के लिए पुरआज़्म हैं। ट्रंप ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। स्विंग स्टेट्स ने डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स को चकरा कर रख दिया है। व्हाइट हाउस का अगला मकीन कौन होगा, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे गरीब किसानों के हवाले से भी। बुज़दार हुकूमत ने भी गरीब किसानों की दुर्गत बना दी है। एहतजाज करने वाले किसानों पर डंडे इस्तेमाल किए, मुतअद्दिद गिरफ्तार भी कर लिए। लाहौर में किसान अजनास की मुनासिब दाम ना मिलने पर सरापा एहतजाज हुए। किसानों की तरफ से गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा, सस्ती बिजली और सस्ती खाद का मुतालबा सामने आया है। मरियम नवाज भी किसानों की हम आवाज बन गई। मुशीर खजाना हफीज शेख गंदम इमदादी कीमत मामले पर सिंध हुकूमत के साथ राबते पर मजबूर हैं। इस पे प्रोग्राम में बात करें। नाज़रीन, हम बात करेंगे मेरी तैनाती ऑपोजिशन के लिए बम बनकर गिरी है, जिसको उसकी माँ भी नहीं जानती, वो भी मेरी तैनाती पर तबसरा कर रहा है। मरियम नवाज वो मछली हैं जो इक्तदार के बगैर तड़प रही हैं। फिरदौस आशिक अवान कहते ही ऑपोजिशन पर पहला वार। सहाफियों के लिए मरात और कुछ पैकेजेस का भी ऐलान किया है। क्या पीटीआई हुकूमत ने मीडिया के साथ बिगड़ते ताल्लुकात को संवारने के लिए फिरदौस आशिक अवान का इंतखाब किया है? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, Who will be next US president? ये मैंने तो फैसला नहीं करना, ये तो एक प्रेडिक्शन होती है ना, तज्जिया करना है। मगर ये ज़रूर है कि वो अमेरिकन इलेक्शन जो इस दफ़ा है ना, वो बड़ा पाकिस्तानी चस्का दे रहे हैं। जिस तरह बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान की इलेक्शन है कि जो भी जीत जाता है, यहाँ पे भी कोई कॉल्स करेंगे। वो जो हार जाता है वो मानता नहीं है और वो धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। और वो अमेरिका की एक बड़ी खूबसूरती ये थी कि उनके यहाँ ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि जो हारने वाला है वो भी अपनी एक ग्रेस दिखाता है। जीतने वाले को तो दिखानी ही पड़ती है, मगर हारने वाले को भी मानता है। और वो लोग देख रहे होते हैं कि जब तक वो नहीं मानता और अच्छे वर्ड्स के साथ रुखसत नहीं होता तो वो बुरा समझा जाता है। तो आप देखें 2000 में ये बहुत कंट्रोवर्शियल तरीन अमेरिका की तारीख का इलेक्शन हुआ था और फ्लोरिडा में चंद 100 वोटों के ऊपर लड़ाई चल रही थी और अदालत में मामला चला गया था और अदालत से फैसला जो था वो गोर के खिलाफ आ गया था। पर वहाँ पे कंट्रोवर्सी थी कि जनाब वोट काउंट ठीक नहीं हुआ, ये मशीन में नहीं था, फलानी गड़बड़ हो गई है। मगर गोर ने अपनी जो है ना अमेरिका के इदारों की साख बचा ली थी और कंसीड कर लिया था कि नहीं जी मैं बाहर गया हूँ तो आई हैव लॉस्ट। तो ट्रंप क्योंकि गोर नहीं है, वो ट्रंप हैं, तो उन्होंने ये अभी एक वोट काउंट पूरा भी नहीं हुआ तो पहले ये ऐलान कर दिया कि जी मैं तो जीत गया था और ये इलेक्शन है। और ये भी ऐलान कर दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है कि वहाँ रिटायरमेंट जजेस की नहीं होती है। तो और क्लियरली जो है ना सबको जजेस की बाइसेस का पता होता है कि ये रिपब्लिकन इसकी जो थोड़ी सी लीनिंग है और इनका रुख जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ है। तो वहाँ 6-3 का रिपब्लिकन्स के फेवर में है कि 6 के करीब जजेस हैं 9 में से जिनकी लीनिंग जो है ना वो रिपब्लिकन्स की तरफ है। और रिसेंटली अभी आखिरी वो जो बहुत उनकी उम्र रसीदा जज थी और ये बहस थी कि इलेक्शन के बाद लगाया जाए, मैं ट्रंप ने वो 5-4 को 6-3 कर लिया, वो लगवा लिया। अब वहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि जी अमेरिका के जज जो है वो कोई बायस्ड है और एकदम से वो इस तरह ही फैसला होता है। बहरहाल दुनिया का बहुत बड़ा उनकी एक पहचान है और अदालती सिस्टम है। पर क्या करेंगे, कवानीन के अंदर हमेशा गुंजाइश होती है तशरीह की और अमरीकी कवानीन में भी तशरीह की ये है कि को तशरीह यूँ भी ऐसे भी की जा सकती है, वैसे भी की जा सकती है। और वो अगर कंट्रोवर्शियल हो जाती है वहाँ पे उनका फैसला आ जाता है और ट्रंप नहीं मानते या दूसरे नहीं मानते तो ये एक बड़ी बदकिस्मती अमेरिका के लिए भी होगी। और अमेरिका में अगर कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो वो पूरी दुनिया में उसके असरात आते हैं। तो पहले ही ये कहा जा रहा है कि ये सुबह मैं एक बड़े अच्छे मुबस्सिर की सुन रहा था CNN पे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी अगर अब बाइडन जीत भी जाते हैं ना
तो सियासी फतह तो उनकी हो जाएगी कि उनके पास पावर आ जाएगी, मगर ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना कि एक इखलाकी फतह भी होगी, ये इलेक्शन एक इखलाकी फतह होंगे कि ट्रंप पे जो इल्ज़ामात हैं या जो सवाल आ जाते थे कि कोरोना की डीलिंग और फिर वैसे ही उनका जो रवैया था रेसिज्म के हवाले से, इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो वो एक था कि रिडेम्पशन की फीलिंग हो रही थी कि नहीं, अमेरिका ने ना उनको जवाब दिया है कि अमेरिका जो है बदला नहीं है, अमेरिका वैसा बुरा मुल्क नहीं है। तो कहते वो जो फील गुड फैक्टर है वो तो ऑलरेडी जा चुका है, ये साबित हो चुका है। ट्रंप अगर हार भी जाएं कि एक बहुत बड़ा तबका बिल्कुल नेक एंड नेक चल रहा है कि वो ट्रंप के साथ है, एक बहुत बड़ा तबका है जो जिसको कि ट्रंप का हम ख्याल है, ट्रंप अकेले नहीं है, ट्रंप के अंदर बहुत उतनी मोर लेस मतलब 99 पे चल रहा है ना इस वक्त दोनों तरफ से। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि सोचता, जो कि ट्रंप अगर हार भी जाते हैं तो आपके हमारे दुनिया भर के लिए ये है कि अमेरिका के, क्योंकि एक बीकन ऑफ होप रहता था, एक आइडियलिज्म का दुनिया को फ्रांस के रूस के इनकलाब के बाद एक उम्मीद दी जाती थी, मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता था कि देखिए अमेरिका में ऐसा होता है। तो अमेरिका का वो अखलाकी जो जवाल हुआ है ट्रंप के दौर में, तो वो अगर वो हार भी जाते हैं तो वो जवाल रहेगा, उनकी कैरेक्टर जो चेंज हुआ है अमेरिकनों का, उसके असरात रहेंगे, वो सिर्फ बाइडन के आने से सिर्फ नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं इलेक्शन की सूरत हाल पे। थोड़ा सा मेरे ख्याल लोगों ने हमारे से ज़्यादा देखा है, तो इसलिए ये हम यहाँ पे बैठ के क्या तबसरा करेंगे। मैं खुद 18 घंटे देख के फाइनली जो 2-4 घंटे ही सोया हूँ, और बिल्कुल एक फिल्म की तरह ये इलेक्शन हुआ है कि शुरू में ऑफ कोर्स जा रहा था कि डेमोक्रेट्स के हक में जा रहा था। हाँ। कि फॉर एग्जांपल ये उम्मीद एक आ गई थी कि जैसे टेक्सास और फ्लोरिडा जैसी रिपब्लिकन स्टेट्स में भी शायद जो है ना डेमोक्रेट्स जीत जाए, तो लगता था बड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर जो है एकदम वो पांसा पलटा, तो वो रिपब्लिकन साइड पर चला। ना सिर्फ कि ये हुआ, बट दाद देनी पड़ती है उनके सर्वेस को कि उन्होंने पहले ही, मुझे याद है क्लास साहब के साथ मैंने व्लॉग किया था, तो जाहिर है मेरा अपना तो नॉलेज नहीं, मैं तो वहाँ से पढ़ के जो सर्वेज आ रहे थे उस पर बेस कर रहा था। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था, ये 3 मैंने भी दोहराई थी कि जनाब पढ़ा पड़ेगा 3 स्टेट्स में, विस्कॉन्सिन, मिशिगन एंड पेंसिल्वेनिया, और आखिर में यही घूम फिर के, अभी हतमी फैसले नहीं आए हैं, मगर घूम फिर के यही आएगा, इन 3 में से जो 2 ले जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। गो के अभी इस वक्त फड्डा डाला हुआ उन्होंने कि कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने वहाँ पे नवाडा और एरिज़ोना जो है वो डेमोक्रेट्स को दे दिया हुआ है, मगर हाथ में उनका फाइनल नहीं हुआ। मगर फ़र्ज़ करें कि ये अगर डेमोक्रेट्स के पास चले जाते हैं और उसके बाद विस्कॉन्सिन और मिशिगन जो हैं वो दोनों भी चले जाते हैं, बाइडन के साथ चले जाते हैं, तो फिर पेंसिल्वेनिया जिसका भी फड्डा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर भी शायद बाइडन जीत जाए, मगर वो शायद लगता है कि 1-2 दिन लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी मिलियंस ऑफ वोट्स हैं जो कि अभी काउंट होने हैं। तो पेंसिल्वेनिया के बगैर भी जो है ना बाइडन जीत सकते हैं। अभी बाइडन का अगर सिर्फ वोट काउंट पे फैसला होना हो तो अभी उनको एज आ गया है। उसकी लार्जली वजह ये रही कि इस दफ़ा जो है, क्योंकि पहली दफ़ा कोरोना की वजह से उन्होंने अर्ली वोटिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि आप जो है ना बाई मेल भी अपने भेज सकते हैं, और वो वहाँ पे हर स्टेट का क्योंकि अपना कानून है, तो फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया में उन्होंने कहा जी नहीं, पहले दूसरे काउंट करेंगे और इनको हम आखिर में करेंगे। और वो आखिर में वो उसका क्योंकि प्रोसेस भी बड़ा लंबा है कि आपने लिफाफा खोलना है, फिर निकालना है, फिर स्टैम्प चेक करनी है, सिग्नेचर चेक करना है, और उसके बाद वो काउंट करना है। तो वो कह रहे हैं कि कहीं 1-2 दिन लग जाए शायद, तो उसकी वजह से मगर दाद देनी पड़ती है। मैं फॉर एग्जांपल क्लास साहब को स्काई न्यूज़ बड़ा पसंद आया, मैं भी मुख्तलिफ देख रहा था। मुझे CNN में जॉन किंग जो है ना, उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया कि ये होता है सहाफ़ी, जो कि हमें भी 30-40 साल हो गए हैं ये जो है ख़ास तौर पे जो इंतखाबी सियासत है उसको फॉलो करना, कि उनसे मैं इम्प्रेस इसलिए हुआ कि वर्जीनिया के फॉर एग्जांपल लग रहा था कि जनाब वो तो हालांकि डेमोक्रेट्स की स्टेट थी, ये रिपब्लिक के पास चली गई है, मगर उन्होंने उसी वक्त कहा कि जनाब ये देखें, ये जो फेयरफैक्स काउंटी है ये डेमोक्रेट्स की बहुत बड़ी पॉकेट है,
इसके भी सिर्फ 28% रिजल्ट आए हैं, इसके आने दें, ये शायद पलट जाएगा। और वो एग्जैक्टली पलट गया। उन्होंने रात से ही कहना शुरू कर दिया था कि मिशिगन और विस्कॉन्सिन में 10 पॉइंट का फर्क आ रहा, 10% का फर्क आ रहा था रिपब्लिकन के फेवर में। ट्रंप जीत रहे थे और लग रहा था कि फिगर्स को देख के कि ये तो जीत जाएंगे। उन्होंने जी नहीं, अभी शहरों के इलाके जो हैं, फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया में भी जो है, फिलाडेल्फिया या पिट्सबर्ग जो शहर हैं, इनके मेल इन अर्ली वोटिंग ज़्यादा हो गई हुई है। जब ये आएंगे, यहाँ बड़ी मार्जिन से हिलरी क्लिंटन भी जीती थी, और यहाँ पे जो ट्रेंड्स भी आ रहा है, बाइडन का बहुत ज़्यादा 60% का मार्जिन है। तो ये आएंगे तो बराबर हो जाएंगे। और एग्जैक्टली उनकी वो 12 घंटे 14 घंटे पहले उन्होंने ये जो बात की थी, उसी तरह ही अब जा रहा है कि विस्कॉन्सिन और मिशिगन जो है वो उनके फेवर में हो गया है। और मुझे लगता है कि इन दोनों में, और नवाडा और वो अगर एरिजोना भी डेमोक्रेट चले जाए, तो बगैर पेंसिल्वेनिया के भी जो है ना शायद बाइडन जीत जाएंगे। पर मुझे लगता है कि उनकी उसकी प्रेडिक्शंस के ऊपर कि इवन पेंसिल्वेनिया भी जो है ना वो डेमोक्रेट्स ले जाएंगे, तो वो मार्जिन से जीतेंगे। ठीक है क्लास साहब, अगर हम ट्रंप का जो पूरा गुजरी है उसको मद्देनजर रखें, तो आपके अकॉर्डिंग कौन लीड ले सकता है? जैसे आमिर ने कहा, मैं भी सुबह कोई 6 बजे उठ के बैठ गया था, हालांकि 3 बजे सोया था। सो ही नहीं सका। मैं खैर 3 बजे सोया, तो फिर 6 बजे मेरी आंख खुल गई, तो मैं चले उठते हैं, काफ़ी बनाते हैं, खुद ही बनाई, तो आराम से बैठ के भी टीवी देखने गए। जैसे इन्होंने कहा बाकी लोग CNN देख लें, मुझे स्काई न्यूज़ की कवरेज बहरहाल अच्छी लगी है, अपनी अपनी खैर चॉइस की बात है। आमिर साहब ने बड़ा उसको तफसील से मेरा ख्याल एनालिसिस दिया। इसके बाद मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ नई चीज़। मैं एक और इसको पहलू देखना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी सियासत के करीब, मैं फ्रॉड्स की भी नहीं बात कर रहा, रिगिंग की वो सब ने कर लिया, कोई उसमें नथिंग न्यू। एक बड़ा एलिमेंट है जो पाकिस्तान में ये थोड़ा सा भी उसको मिस किया गया, वोटिंग पैटर्न जो है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप इनके वोट्स अगर देखें, तो इनको जो बाइडन को ज़्यादा वोट जो है इनको शहरों से मिले हैं, अर्बन जो एलीट है उनको ज़्यादा उसमें मिले हैं। इनके ट्रंप साहब को देखें तो मोस्टली सबर्ब, जिसको कहते हैं सबर्ब्स के एरियाज हैं, वो मैं थोड़ा उसको देख रहा था, उनको देहाती इलाके कह लें, चले हमारी ज़बान में देहाती इलाके कहते हैं। तो देहातों में जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, या इनकी ट्रंप की जो अपील है वो कंपैरेटिवली उस पर ज़्यादा है, और उसको वोट वहाँ से भी मिला है। आप इसलिए देखेंगे मेन जो इनके शहर हैं वहाँ पे इनकी जो बाइडन साहब की ज़्यादा इनकी लीड भी है, सीटें भी इन्होंने निकाली हैं। उसमें इंटरेस्टिंग वो ये बता रहे थे कि अब जो हमारे यहाँ भी ये खुल के बात तो नहीं कर रहे थे, वो जो उनके एक्सपर्ट हैं या उनके कमेंटेटर हैं, कि बुरा लगता है शायद, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जो सबर्ब के एरियाज़ के लोग हैं या देहात वाले जो लोग हैं, वो इतनी मेहनत नहीं करते किसी कैंडिडेट पे, किसी बंदे पे, उसके कंडक्ट पे, कि इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो उसको कंजर्वेटिव ही देख रहे होते हैं। जो अगर उनके कहने का मतलब ये था कि शहर के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली वो जो इम्पैक्ट है इसका ट्रंप के इसके 4 साल का, वो इम्पैक्ट को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और एक बार उसमें लफ्ज़ यूज़ करते सर्च का, कि शहर के लोग जो हैं वो ज़्यादा सर्च करके, ज़्यादा उस पर रिसर्च करके वो अपने उन्होंने फैसले किए हैं जो सबर्ब वाले लोगों ने नहीं किए उस पर, लिहाजा उनका चॉइस जो है वो उसकी तरफ गए। अच्छा, देहात में फिर 2 उसमें अगेन उनके सबर्ब जो है अमेरिकन के, अब उनके फिर उसमें 2 और पैटर्न नजर आए हैं। जो मेल है वहाँ का इसका अमेरिकन वोटर है जो देहात में रहता है या दूर रहता है शहर से ज़रा, अब उनकी जो चॉइस थी वो ट्रंप है। खवातीन जो हैं, लेडीज जो हैं, उनकी चॉइस जो थी वो नहीं है, ट्रंप नहीं है, उनका जो बाइडन है। नो सरप्राइजेस देयर, जिस तरह के वो बयान देते रहे हैं, उसके बाद जाहिर है खबर के खिलाफ होना। उसमें उन्होंने 3 रीजनिंग दी हैं। अच्छा, देहात के लोग क्योंकि हम थोड़े से कंजर्वेटिव भी होते हैं, मतलब अपने अप्रोच में, उससे आपको खवातीन की ओवरऑल एक यूनिवर्सल उसका भी पता चलता है खवातीन को क्या बातें पसंद होती हैं। वो बड़ी मजे की चीजें हैं कि ट्रंप को उनको ना पसंद करने की क्या वजह है, वोट उन्होंने उनको क्यों डाला है इसको, जो बाइडन को। हालांकि मर्द उनके वोट डाल रहे हैं इसको ट्रंप को मोस्टली, और उनकी खवातीन डाल रही हैं जो बाइडन को। उनके यहाँ भी वही है शरो जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पार्टी का हुआ था, आपको याद होगा, बाप बेटा जो है ना वो दूसरी पार्टीज में लड़े एक दूसरे के साथ। हमारे घर में भी ये मसला था सारे का सारा। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, उसमें पता है उन्होंने 3 चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं सर, कि हम ट्रंप को वोट क्यों नहीं दे रहे। एक तो का रूड है, उन्होंने कहा। अब ये सारी बातें खवातीन अप्लाई करती हैं, ये दुनिया भर के बातें जरा सुन रहे हैं कि औरतों को क्या चीज़ें पसंद होते हैं। बड़ा ये कुलिया है, ये 3 चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, ये पूरा अमेरिका का मोस्टली सबर्ब का जो उन्होंने वो किया है। एक उन्होंने बदतमीज़ है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में। एक उन्होंने कहा जनाब जो आप भी लफ्ज़ उसका यूज़ करते हो, मचाओ,
कि मचाओ टाइप है, मुछों को जरा ताओ शो, मुछे तो नहीं है उनके लेकिन ताओ शो होते हैं, ये बात है। दूसरी वो भी उनको पसंद नहीं है, रूड है वो पसंद नहीं है, मचाओ टाइप है वो पसंद नहीं है। और तीसरी उनका बड़ा मजे का लफ्ज उन्होंने यूज किया, क्या टेक है, कि कोई पता नहीं किस वक्त सारी चीजों को मिला मिलू का गलबा आपके मुंह पे मारे। सो उन्होंने कहा रूड है, उसके बाद क्या टेक है, मचाओ है, माचो। हाँ जी माचो सॉरी। तो उन्होंने कहा ये माचो भी है। ये वो तीन इनकी रीजनिंग है जिसकी वजह से खवातीन ने कहा हम इसको पसंद नहीं करती। ये दुनिया भर के मर्द जरा समझ लें कि औरतें जो हैं, खवातीन जो हैं, वो पोलाइट आदमी को, एक उसको क्लियर आदमी को, एक सिविलाइज्ड और डिसेंट आदमी को पसंद करते हैं। सो इसको वोट ना मिलने की एक मेन रीजन जो है ना, जहाँ से इनका है, एक तो वो है। अब ये पाकिस्तान में भी इस तरह के पैटर्न आपको मिलते हैं। बाज पार्टीज जो हैं उनको यहाँ पे ये उनका आप कह सकते अर्बन उनका वोट है। नवाज शरीफ साहब जैसे थे, तो हैंडसम होने का शायद जी यहाँ पे शायद क्राइटेरिया हैंडसम होने का हैंडसम होने का, और कौन कितने हैं 78 साल और 76 साल में हैंडसम होने का 19-20 का ही फर्क रह जाता है। खैर यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने। सो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हमेशा उसकी पार्टी रही है। आप देखें देहातों की पार्टी रही है, इनकी यहाँ पे इसकी रही है, ये नवाज शरीफ साहब जो अर्बन रही है। और दूसरा जो मेरा ख्याल है आने मतलब बिगर नोट, जो अमेरिकन को एक हमारे होते ना, इसमें हिंदू मैथोलॉजी में एक लफ्ज यूज किया जाता है कारमा, या कर्मा जिसको हम कहते हैं, कारमा कहें। सो अमेरिकन को वो भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है देखना चाहिए कि दुनिया भर के इलेक्शंस के बारे में जो सर्टिफिकेट जारी करते थे ना, कि ये फेयर इलेक्शंस हुए हैं, ये नहीं हुए, ये जनाब इस मुल्क में फलां हुकूमत कर सकता है, इसमें ये नहीं कर सकता, इनका सिस्टम हमें पसंद है, हमें उसका सिस्टम पसंद नहीं है। तो आप कह सकते हैं बेचारे अमेरिकन के साथ इस वक्त हुई कुछ हो रहा है। और दुनिया भर में ये अपने ऑब्जर्वर भेजते होते थे, आपको याद होगा कि जाएं देखें, अभी भी भेजते हैं। रिलीजियस फ्रीडम का भी सर्टिफिकेट उन्होंने देना है, रेसिज्म का भी उन्होंने देना है, और ये इलेक्शन का भी देना है। अब वो सारी चीजें उनके अपने यहाँ ही हो रही अपने हुए। सो थोड़ा सा ये भी मेरा ख्याल देखना चाहिए कि इस वक्त अमेरिकन जो सबसे ज्यादा बिग उसको टेस्ट को आके उसको फेस कर रहे हैं। और लास्टली मैं कहूंगा कि जो अमेरिकन की डिवीजन्स हुई है, ये सिर्फ अमेरिकन के लिए खतरनाक नहीं है। हमारे यहाँ बड़े लोग शायद हम खुश हो रहे हैं कि अमेरिका इस तरीके से डिवीजन का शिकार हुआ है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का शिकार हुआ है। अब जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं, कोई भी दुनिया का बड़ा मुल्क, वहाँ पे आपकी हेट्रेड बढ़ेगी, डिवीजन बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी। वो सिर्फ अमेरिका को अफेक्ट नहीं करेगी, वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अमेरिका के साथ इंटरेस्ट नहीं है, या वहाँ पे उनके शहर नहीं रहते। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, दीगर एजुकेशनल है, उस डिफेंस लॉट ऑफ चीजें। सो हमारे यहाँ ये जो खुशी हो रही है ना थोड़ी सी, कि शायद अमेरिकन में जो कुछ हो रहा है, ये पोलराइजेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, अमेरिकन शायद इससे वीक होंगे। अगर वो हुए तो इसका असर जो है मेरा ख्याल सिर्फ अमेरिकन तक नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया पे आएगा। क्यों ये इतना जो यूएस इलेक्शंस हैं पूरी दुनिया में क्यों इतने अहमियत हामिल होते हैं? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, और इस सब का इफेक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेनली और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, क्लास साहब अपने पॉइंट जिस नुक्ते पर छोड़ा था वो ये कह रहे थे कि जो इंतखाबात हैं यूएस के, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत असर रखते हैं और उनका बहुत इफेक्ट भी होता है। तो उसको मैं अगर पूरी दुनिया में रख कर अगर आपसे पूछूं, और ख़ासकर पाकिस्तान का उस पर क्या इफेक्ट है, तो क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल उस पर भी कहता हूँ, मगर एक दो चीज़ें ऐड कर दूँ कि दुनिया भर में, क्योंकि आप देखें जो अमेरिका के निज़ाम के मतलब बड़ी तारीफ़ होती है, ख़ास तौर पे उनके आइन के मतलब, क्योंकि वो जो फ्रेमर्स थे या उनके जो बड़े लोग थे जिन्होंने ये बनाया आइन जो है, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से और उनसे बड़ी इंस्पिरेशन ली, और बरतानिया के भी स्टडी किया, तो बड़ा अपने उस ज़माने में बिल ऑफ राइट्स और इंसानी हकूक़ के हवाले से ख़ास तौर पे बड़ी उसमें गुंजाइश रखी। मगर अब पता चलता है कि उनके निज़ाम में मेजर ख़राबियाँ हैं और उसको वो डिले करते रहे हैं। जैसा कि उनका इंतखाबी सिस्टम है, कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज वाला सिस्टम है, कि आप पॉपुलर वोट में, जिस तरह पहले भी पिछले दफ़ा भी अल गोर भी जो है वो जीत गए थे, पॉपुलर वोट उनका ज़्यादा था, इलेक्टोरल कॉलेज में जो है ना ट्रंप जीत गए थे। तो इसका रिफॉर्म बड़े अरसे से उनके यहाँ ड्यू है। दूसरा, उनके यहाँ एक जो रेसिज्म का पहलू जो आया, ये जिस तरह ब्लैक लाइव्स मैटर के उसका इम्पैक्ट आया, तो उनके यहाँ एक डेमोग्राफी जो है उनकी बदल रही है, कि वाइट सुप्रीमेसी जो है ना, वाइट वोट
कम होता जा रहा है। वो पहले जो था उनकी जो थी नॉन वाइट्स की वो इम्पैक्ट 15, 20, 30, अब वो 30 को भी क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जांपल ये पूरी जो वेस्ट कोस्ट की पट्टी है वो एरिज़ोना का आना का मतलब ये है कि ऊपर से लेके वाशिंगटन स्टेट से लेके पूरा वेस्ट कोस्ट नीचे कैलिफोर्निया तक, और अब वो ईस्टवर्ड्स जा रहा है कि एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको तक आ गया है। टेक्सास बड़ा क्लोजली वो हारे हैं, और फिर आगे इवन फ्लोरिडा जो है बड़ा क्लोजली हारे हैं। तो वो एक उनकी बदल रही है, उनकी हैयत बदल रही है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अमेरिका बदल रहा है। पहली बात। दूसरा आपने कहा कि उसकी दुनिया भर में इम्पैक्ट जो है, इस दफ़ा ये वो इलेक्शन था जिसके अंदर उनकी इंटरनल सियासत के अंदर बाहर के बैरून मुल्क के इशूज़, बैन अल-अक़वामी इशू, वो कोई ना होने के बराबर जिक्र हुआ। ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि वो अफगानिस्तान की भी दाद लें कि जी मैंने देखे वहाँ से ट्रूप्स वापस लाया हूँ, और मैंने इराक के शाम से भी ट्रूप वापस लाया हूँ, कि उनको या डराया जाए कि जनाब ये इस्लामिक टेररफोबिया के हवाले से या बाकी चीज़ों पे। मगर उन्होंने कहा जी अमेरिकन वोटर ने ज़्यादा फोकस उनका इंटरनल इश्यूज़ पे रहा कि हेल्थ केयर की बात करो, ये कोरोना से जो हम एक्सपोज हुए हैं, या हमें इकॉनमी की बात करो, इंटरनली रहा। बहरहाल अमेरिका के अंदर जो है, हालांकि ये कहा जाता है कि वहाँ बड़ी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है कि कई दफ़ा सदरों के बदलने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अल्टीमेटली जो है पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, वाइट हाउस, ये सारे इदारे मिल के जो है ना पॉलिसी बनाते हैं। मगर बहरहाल इस दफ़ा उस फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा ख़ास तौर पे हमारे लिए, जो इसलिए पड़ेगा 2-3 चीज़ों पे। एक, इन्होंने आखिर में क्योंकि वादा किया हुआ था ट्रंप ने कि मैं अफगानिस्तान से ट्रूप करूंगा, अपने निकाल लूंगा, तो बड़ी फास्ट ट्रैक पे था, और वो कमिट करके गए हुए हैं कि अगर ये तस्फिया हो जाता है कि जो होता हुआ नज़र आ रहा है अफगान गवर्नमेंट में और तालिबान के अंदर भी, अमेरिका भी साथ में शामिल है, तो वो जून जुलाई तक वहाँ से अफवाज निकाल लें। हो सकता है बाइडन उसको स्लो डाउन करें, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया हुआ था कि मैं ट्रूप्स निकालूंगा, कि वहाँ पे बहरहाल अमेरिका देखेगा कि हम खला छोड़ के ना जाएं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो हम क्यों ये चीन को और रूस को एक अपनी पिकेट है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं वो छोड़ के जाएं, तो शायद स्लो डाउन आए, शायद तब्दीली हो। ज़्यादा चांसेस नहीं है, मगर ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट आएगा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि बाइडन ने पहले इस तरह की वाइब्स दी हैं कि क्योंकि बुश जो ट्रंप थे वो बहुत ज़्यादा प्रो नेतन्याहू, प्रो इसराइल भी नहीं, प्रो नेतन्याहू रहे थे, और अगेंस्ट ईरान रहे थे कि ईरान की जो एक न्यूक्लियर डील पूरी दुनिया के साथ, वेस्ट के साथ हुई थी, वो उसमें से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया था। तो बाइडन जो हैं उन्होंने थोड़ी सी वाइब्स दी थी कि ईरान जो है टोटली चाइना की तरफ जो जा रहा है, तो शायद ईरान से बात हो सके। तो जिस तरह का डेफिनेटली जो उनका बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल और बहुत एंटी था, बाइडन की फॉरेन पॉलिसी में शायद वो लचक की गुंजाइश मौजूद है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि हमारा क्योंकि डायरेक्टली मिडल ईस्ट पे हम यूएई और सऊदी अरेबिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और वो एक ट्राइका बन गया था, इसराइल, अमेरिका और ये मुल्क जो है ना जो एक्सेप्ट कर रहे थे इसराइल को, वो एक उनका ट्रंप की पर्सनल, फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन सुल्तान से एक ताल्लुक बन गया हुआ था, सलमान, तो मोहम्मद बिन सलमान सॉरी, तो वो जो है ना वो केमिस्ट्री थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रंप पे इन्वेस्ट किया हुआ था, ट्रंप ने बहुत ज़्यादा एंड फैमिली ने बहुत ज़्यादा इन पे इन्वेस्ट किया हुआ था। तो बाइडन के बाद वो जो पर्सनल केमिस्ट्री शायद निकल जाए, तो वो देखेंगे अमेरिका को क्या सूट करता है, तो वो इक्वेशन बदलने से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया से बहरहाल हमारी बड़ी लिंकेज है, और हमें उनसे हमारे लोग भी बड़े ज़्यादा हैं, पैसे भी आने होते हैं। सो वो पॉलिसी है। लास्टली ट्रंप बहुत ज़्यादा आखिर में जल्दी में थे कि इंडिया के साथ ये जो बीका का वो किया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में, वो उसमें जा रहे थे कि वो जो क्वाड एक बना हुआ है कि जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है, कि उसको एक मिलिट्री उसके अंदर कन्वर्ट कर दें इस कोलिशन को, और उसी के अंडर जो है ना इंडिया को इंडियन ओशन में, और प्लस जो है बीका में ये जो इक्विपमेंट दिया जा रहा था, हमारे पे बड़ा इम्पैक्ट था। बाइडन जो है ना हो सकता है चाइना डायरेक्टली, इसका मतलब था कि वो कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी हुई है चाइना के साथ, तो ये नेक्स्ट स्टेप था। तो शायद वो जो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मुखालफत और बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर का
जो पोस्चर ले लिया था ट्रंप ने, तो वो ये शायद उसको back स्लो डाउन करें, तो बहुत ज्यादा उस तरह की कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं पॉलिसी ना करें। और ये क्वाड को भी मिलिट्री नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा रिलक्टेंट है, जापान भी रिलक्टेंट है कि इसको मिलिट्री इतना ना बनाए, इसको इकोनॉमिक उसमें ज्यादा रखा जाए। तो शायद उसकी तब्दीली है जिसका हमारे ऊपर डायरेक्टली फिर इम्पैक्ट आएगा कि ये जो बीकर, ये कॉन्कासा और ये जो एग्रीमेंट्स होते जा रहे थे अमेरिका के और इंडिया के, तो उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन आए। और अमेरिका और चाइना की जो बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट वो एक सिलसिला चल गया हुआ था, वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन है, थोड़ा सा बैकअप भी अमेरिका करे। ठीक है नाजरीन, मूविंग टू आज नाजरीन लाहौर में किसान सरापा एहतजाज से बहुत ही बेसिक उनके मुतालबे थे। कहा गया उनकी जानिब से कि गंदम की जो इमदादी कीमत है उसमें इजाफा किया जाए, बिजली सस्ती की जाए और जो खाद है उसको सस्ता किया जाए। क्लास साहब, आज उस हवाले से जब सरापा एहतजाज थे किसान, तो बुजदार हुकूमत की जानिब से उनकी सही दुर्गत बनाई गई, उनको मारा पीटा गया। ये क्या एक बेसिक मुतालबा, इसमें क्या गलत बात है? गलत बात, अब ये बाज़ दफ़ा ना बंदों को दुख होता है कि आप उस पर कहते हैं सर्टेन लोगों से तवक्को नहीं रखते होते कि आप इस तरीके की इनको मारेंगे, किसानों को मारेंगे और उनके साथ आप उस पर ये रवैया रखेंगे। यही इमरान खान साहब थे, इनकी आपको याद होगा पोजीशन में, अब लोग हमें फिर कहेंगे, बार बार हम उस पर याद दिलाते हैं, कोई क्लिप भी शायद निकल आता है अगर हमारी प्रोडक्शन टीम थोड़ी सी मेहनत करती है इस पर। इनके कई क्लिप्स हैं जो इन्होंने ये किसानों के लिए कहे हुए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में 3-4 बड़े लोग थे जिनको फार्मर्स की लॉबी कहा जाता है, या लॉबी के वो गुरु थे। एक उसमें जहांगीर तरीन साहब थे, उनको कहा जाता है वो ज्यादा फार्मर्स के हवाले से थे। फिर शाहरुख कुरैशी साहब थे, वो चीनी की तरफ ज्यादा थे, कॉटन से उनकी ओवरऑल उनकी सिंपथीज थी टुवर्ड्स फार्म सेक्टर, टुवर्ड्स एग्रीकल्चर समझते थे और कहते थे कि किसानों के लिए जो हम कर सकते हैं करना चाहिए हमें। उन्होंने बल्कि खान साहब को समझाया था। दूसरे शाहरुख कुरैशी साहब थे, वो फार्मर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के कभी वो सदर रहे थे। जब उन्होंने कैश करवाना था तो जनाब मुशर्रफ दौर में फैब बना ली थी फार्मर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और खुद उसके सरबराह लग बैठे थे। 1-2 बंदे अंदर भी करवा दिए थे उन्होंने इसमें कि आप लग जाए, बोर्ड शोर्ट बने थे। उसके बाद उनके मुंह से कभी नहीं सुना किसानों का क्या बना है। अपनी वजारत मिल गई, चीजें मिल गई, फार्म मिनिस्टर ला के बाहर में जाए किसान। आज भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया होगा, कोई मुजम्मती बयान नहीं आया होगा उनका, और ना शाहरुख कुरैशी को पता होगा किसानों के साथ क्या फैंटी लगी है। और तीसरे जो थे वो इसाक हकवानी थे। अब ये वो 3 लोग थे जो अब फखर इमाम भी आ गए हैं, अब कह सकते हैं फार्मर्स। फखर इमाम साहब अच्छे बंदे हैं, मैं बड़ा जाती तौर पर उनका हूँ, लेकिन बड़े स्लो आदमी है। इमारत के साथ वो माइंड ना कर, मेरे लिए बड़ा मोहसिन है, मेरे मुल्तान के दिनों से मेरा बड़ा तल्लुक है उनसे, लेकिन वो बात नज़र नहीं आई। वो कहते हैं ना कि जो आपसे तवक्को की जा रही थी कि इनसे कि ये करेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे बैठ के, कुछ हो सकता है 6 महीने साल अभी उनको लगा हो, कोई अभी उनको आगे एक्टिव होने में। चले अब ये रज़ाक दाऊद खा चुके हुए हैं, उनको अपनी वजारत के अंदर भी फैसले करने के उतना मिजाज नहीं। अच्छा, ये इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। ये जैसे जनरल जहांगीर करामत साहब आर्मी के हवाले से समझे जाते हैं ना कि पढ़े लिखे, बड़े थिंकिंग जर्नल, ऐसे इनका फखर इमाम साहब भी थ्योरेटिकली, थ्योरी वाइज बड़े ज़बरदस्त हैं। मेरे पास अगर ऑप्शन होता तो मैं इनको एग्रीकल्चर की बजाय इनको स्पीकर कौमी असम्बली लगाता, या मैं उसके बाद मियाँ मोहम्मद सुमरा को लगाता कि आप हाउस चलाएं, ये वजारत ना आप चलाएं, इनसे पढ़े लिखे काम लें, ये पढ़े लिखे काम करने वाले हैं। ये फखर इमाम साहब एग्रीकल्चर करने और थ्योरेटिकली बड़े अच्छे हैं। अब देखें ना, क्योंकि अच्छे बंदे हैं, उनसे मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक आपकी कैपेबिलिटीज़ और होती हैं, एक थ्योरेटिकली बैठ के बात करना और होता है। अब 4-5 बंदे यहाँ पे इनके पास है, इसके बावजूद भी आज उनका किसानों का हाल देखें। इमरान खान साहब ने हज़ारों बयान दिए हैं किसानों के मुंह पे। अच्छा, आके बेचारे वो इनसे क्या मांग रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो रात भी हमने बात की, और हम ये करते रहेंगे, हैमरिंग, क्योंकि हमारा वो है कि हैमर करते रहेंगे, हम इनको याद दिलाते रहेंगे कि रूसी किसानों को तो आपने डॉलरों में पेमेंट की है। वो डॉलर कहाँ से हैं आपके पास? अभी तो कहते हैं पैसे नहीं है ना। आपने 24 लाख टन मंगवा रहे हैं रूस से, और उन्होंने अपनी शराइत पे आपको कहा कि लेना है। तो जैसे रात मैंने कहा, उन्होंने कहा दौड़ जो जनाब, ये लेना जो रेट है ले, अब नहीं जाए, आप उनकी मर्जी के रेट पे ले रहे हैं। और ये भी उन्होंने मना कर दिया कि कहीं और आपने जाके टेंडर भी नहीं करना अगर हमसे लेनी है। वहां पे तो आपको डंडे याद नहीं आते, ना बुजदार साहब को याद आते हैं डंडे, ना इमरान खान साहब को याद आते हैं, तो ना इनके लोगों को याद होते हैं कि बड़े आप इतने बनते हैं तो उनके टर्म्स पे ना खरीदते गंदम। अभी आप गंदम जो खरीद रहे हैं ये रूसी किसानों की शर्त पे खरीद रहे हैं। आज हम फंस जाते हैं, रोज मैं कहता हूँ कोई ना कोई स्टोरी उस पर, अच्छी खासी स्टोरीज पड़ी हुई, इनके स्कैंडल अभी आने वाले हैं, वीट का इन्होंने कैसे मैसअप किया है और कैसे कैसे इन्होंने सारी चीजें की हैं। अब आपको यहाँ किसान कह रहा है भाई साहब, ये हमने कल डॉक्यूमेंट जो कहते दोबारा दिखा दें यार, ये कल वाली जो मैं समरीज में आपके सामने लाया था जो ECC में पेश हुई है,
इनको वहां पे पंजाब कह रहा है, पंजाब ये बुजदार साहब की अपनी हुकूमत कह रही है कि बुजदार साहब ये कोई चीज नहीं पढ़ते, जैसे खान साहब समरे नहीं पढ़ते तो ऐसे बुजदार साहब नहीं पढ़ते। उसमें लिखा हुआ है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये देखें सर जरा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें वो कहते हैं पंजाब हुकूमत कह रही है कि इनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसकी गंदम उगाने की वो 1650 रुपए है कास्ट। ये कह रहे हैं तुम 1600 रुपया ले लो। जरा सियाने देखें, सियाने जो बैठे, आप अपने लिए काम करेंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से पूछना चाहता हूँ या शेख रशीद से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब आप अपना कुछ सौदा बेचना हो, आप 50 रुपए कम पे बेच लेंगे? कोई दुकानदार बेचेगा कि 1650 रुपए का रेट उनकी कॉस्ट हो रही है, उनको रेट ऑफर कर रहे हैं 1600 रुपए और डंडा फेर रहे हैं। इन तीनों हुकूमतों ने कहा है, केपी ने कहा है, बलूचिस्तान ने कहा है और इनको साथ में सिंध ने कहा है कि इनकी प्राइसेस जो है ना इनको ज्यादा की जाए। वो हम तो नहीं देते, जो करना है कर लो। सिंध ने खैर बढ़ा दी अपनी कीमत, उन्होंने कर ली है। सो इनके पास जो लोग बैठे हुए हैं, अब ज्यादती देखें, जुल्म देखें इमरान खान साहब के होते हुए, इससे बड़े अनफेयर नहीं हो सकता कि भाई साहब आप हफीज शेख साहब आज और सुन लें, जॉब सीकर 3-4 जॉब सीकर मुस्तकिल है और वो टीवी चैनल पे नजर नहीं आते। जो बर्बादी तबाही के जिम्मेदार हैं कभी किसी चैनल पे नहीं जाएंगे, अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते, किसी के सवालों का जवाब नहीं फेस करेंगे। अगर किसी का फेस करेंगे सही तो पहले से एंकर के साथ ये मैच पूरा तय कर लिया जाता है, सवाल जवाब, मैं ये पूछूंगा, पूरी रिहर्सल की जाती है कि सर मैं ये पूछूंगा आप ये जवाब देंगे। शिबली साहब को रट्टा लगा देते हैं, वो बेचारे अच्छे आदमी है मगर रट्टा भूल जाते हैं। अब ये देखें हफीज या किसी उस पर टीवी चैनल पे नहीं जाता सर, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। ऐसे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को देख लें, वो वैसे आपको पता है गोरे साहब हैं, ब्राउन साहब जिनके बारे में इमरान खान कहते थे ब्राउन साहब, वो जेन्युइन ब्राउन साहब हैं। अब तीसरे इनके देख लें, ये होगा डॉक्टर, ये है आपके इशरत हुसैन साहब हो गए। चौथे पांचवें एनर्जी वाले भी डालें, वो 6 फोन करवा के ही जाते हैं। हमारे पास उमर अयूब साहब या बाबर नदीम बाबर साहब कभी नहीं आएंगे, बड़ी दफा बुलाया सारा। अब ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं, जिनको ना गंदम के मसले हैं ना चीजों के मसले हैं। खान साहब ने कहा था मैं आपको ठीक कर, इन लोगों ने $2 अरब कहीं से ढूंढ लिया है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ईसीसी ने भी ढूंढ लिया, इमरान खान साहब ने ढूंढ लिया है, और वैसे एक टक्के के लिए पूरी दुनिया में जहाज लेकर हम फिरते रहे। $2 अरब के लिए चीनी के भी आ गए इनके साथ, इन्होंने चीनी के पैसे भी इकट्ठे कर लिए, इन्होंने गंदम के भी इकट्ठे कर लिए, और साथ काटन का आप बताते $3 बिलियन के करीब, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, $3 बिलियन के करीब। दालें शालें निकाल दें, दालें भी हम मंगवाते हैं सर, कॉटन के 4 बिलियन डाले। चले मैं सर उस पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट पे जा रहा हूँ, $3 बिलियन इन्होंने गैर मुल्की किसानों को दिए इमरान खान साहब ने सर। ये 3 बिलियन ये मामूली अमाउंट नहीं है। फिर इन्होंने वहां पे उसकी चीनी की कीमत जो है इन्होंने वहां से उठाई है, 55 से लेके गए हैं 115 रुपए तक। एक शहजाद अकबर साहब ने कहा था 1 रुपया भी अगर आपका पर केजी बढ़े तो आपको 5 बिलियन रुपीज का आपको एक महीने में फर्क पड़ता है। ये जरा लगाए हैं आप उसको दें, 55 को 5 के साथ जरा 250-300 बिलियन, ये $2 अरब इधर से कमा लिया अगर लोकल करेंसी की हम बात करें, और $3 बिलियन इन्होंने फॉरेन करेंसी को दे दिया है। और फिर हमसे पूछते हैं हमें कुछ स्कैंडल बताएं, हमारा कुछ स्कैंडल आया है। हाँ, जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की तो वाकई नहीं की उन्होंने, वो ठीक कहते हैं, उस पर कसम भी उठा सकते हैं, कुरान भी उठा सकते हैं। ये कहते हैं जी हमारा कुछ स्कैंडल बताएं। वक्फा है आप लें तो उसके बाद मैं इस पे अपना एक बड़ी मजेदार टेक दूंगा कि हुआ क्या, इनके साथ धोखा क्या हुआ। लास्टली इनका वही हाल है पीटीआई वालों का, वो कहते हैं जो बंदा दरिया के पार जाके आपको गालियां दे या मुंह पे मुकर जाए, अब दोनों का कुछ नहीं कर सकते, ये मुंह पे मुकर गए हैं। हमारा कुछ स्कैंडल बताएं, ये इनके नजदीक स्कैंडल ही नहीं है। ये गंदों में इन्होंने जो कुछ किया है, जो इन्होंने चीनी में किया है, $2-2.5 अरब उठाकर रूसी इन्होंने उनको किसानों को दे दिया है, अपने किसानों को लम्हा पा लिया आज इन्होंने। ये इनकी हुकूमत है, ये पॉलिसीज हैं। और ये हमारे बुजदार साहब है, बुजदार को पता ही नहीं होगा, बैठे होंगे मस्जिद 3-4 बंदे इकट्ठे करके उसके तौसा के डेरा गाजी खान कहाँ सही जी सरदार साहब, वो गपशप चल रही होगी उनकी। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आमिर साहब से भी हम जानेंगे कि हुआ क्या और कैसे हुआ। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे फिरदौस आशिक अवान की वापसी के बाद जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने आते ही ऑपोजिशन पर बहुत तनकीद की है और ये सवाल उठाएंगे क्या पीटीआई हुकूमत ने मीडिया के साथ जो ताल्लुकात खराब हुए थे उनको ठीक करने के लिए फिरदौस आशिक अवान का इंतखाब किया है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, खुद कफील मुल्क आज इंपोर्ट कर रहा है, ये हुआ क्या है? पहली बात तो यह है कि इनके साथ जो है ना, सिंध ने वो जो मुहावरा है ना कि हाथ कर देना, वो उन्होंने इनको आउट स्मार्ट कर दिया है, आउट फ्लैंक कर दिया है सियासत के अंदर ना इनको एक सही तरीके से ना, मैं कह रहा हूँ उन्होंने कमाल किया इनके साथ गेम। उन्होंने इनको एंगेज रखा
ये आखिरी हद तक जो है ना, ये उनकी मिनिस्ट्रियाँ भी, वज़ीर आज़म का ऑफिस भी, और जो है सारे अंगेज रखा कि जी आप देखें ना, हमारे मुताबिक हम 1600 कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि आप 2000 कह रहे हैं, तो यहाँ तक भी मिनिस्ट्री की तरफ से, फूड मिनिस्ट्री जो थी, सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ तक भी ऑफर की कि ऐसा करते हैं आपकी ना हमारी 1750 कर लेते हैं, यहाँ तक भी ऑफर की। मगर वो उनकी मिनिस्ट्री की अपनी जो थी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वो रज़ाक दाऊद जैसे लोगों की वजह से वो नहीं सुनी गई, तो ये 1600 पे आ गए। उन्होंने एंगेज रखा, मगर उन्होंने चुप करके जो है ना 2000 का अपना कर दिया। अब 2000 का क्या है, सिंध का किसान भी खुश, पंजाब का किसान भी जहाँ पे वो बनाना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि देखा यार, ये इनसे तो बेहतर पीपल्स पार्टी है। आप ये देखें, किसान के लिए जो कि 40% ऑफ आवर लेबर फोर्स है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गंदम की ये फसल है, जिससे उसके घर में दाने भी जाने हैं और बाकी बेच के उसने पैसे भी कमाने हैं। और बाज ने, क्योंकि मैं तो खुद देहात से, मुझे पता है, बाज ने जब गंदम की फसल आती है शादियां भी करनी होती हैं, शादियां बाज ने दूसरी तीसरी भी करनी होती है, जो कुछ भी और करना लड़ाइयाँ होता है। झगड़े भी और थाना कचहरी भी गंदम की फसल के बाद होते और हैं। इकोनॉमी भी जो चलती है, बाय द वे, जब ये किसान खुशहाल होता है तो वो क्या है, वो कंज्यूमरिज्म ज़्यादा होता है, वो डिमांड चीज़ों की बढ़ती है, जिससे कि इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज खासतौर पे सारी दुकान भी चलती है और इकोनॉमी भी चलती है। ये फैक्टर जो है ना, अकाउंटेंट हफीज शेख साहब जैसे लोग नहीं समझते। ये अमृता सेन को सुन लें, या इंडिया के अभी एक जो टॉप स्टैटिस्टिशियन है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये सोच रहा था कि किसान को खुशहाल करने के फ़ायदा ये है, इंडिया का भी सोल्यूशन इसमें है, उससे इकोनॉमी का पहिया चलेगा। तो ये बुनियादी बात है। दूसरा ये है, उसका एक फ़ायदा उनको ये है कि 2000 की सिंध ने कर दी है ना, जिसने गंदम रखी हुई है ना, उसने कहना 4-5 महीने में इसको रखूंगा, मार्च अप्रैल में जो है ना ये 2000 की, मैं क्यों 1400-1500 की अब बेचूं। जब अनाउंस हो गई है सिंध गवर्नमेंट की 2000 रुपये की, तो मार्केट में भी अगर बेचनी होगी तो ज़्यादा है, तो मैं 5-6 महीने जिसने होर्डिंग करनी है वो होर्डिंग करके रखेगा। सो इनसे कंट्रोल नहीं होगी। इनके जो 50 मिनिस्टर हैं, वरना लगाए ना वो जो 25 के करीब है कि जाके यूटिलिटी स्टोर पे बैठे, अपने अपने इलाके में यूटिलिटी स्टोर के जरिए काउंटर करें कि वहाँ पे चोरी ना हो, एक मुतबादल दें। मगर वो इनके पास कोई ना सोल्यूशन है, ना इनको हो रहा है, और इनके साथ सही हाथ कर दिया। अब लास्ट छोटी सी बात कर दूं, आपने बड़े अच्छा वो दिया कि 2-3 बिलियन की तो चीनी और उसकी वजह से बिलियन डॉलर्स गंदम है, कॉटन का 4 इम्पैक्ट 6 बिलियन डॉलर का आता है। ये 8-9-10 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, जो कि इनकी ज़राअती पॉलिसी ना होने की वजह से या बुरी पॉलिसी होने की वजह से इनको 9 बिलियन डॉलर का 8-9 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट आ रहा है। इनको एक एडवांटेज हुई थी, अल्लाह की तरफ से थी, वाकई अल्लाह की तरफ से थी। 16 बिलियन डॉलर का इमरान खान साहब को अल्लाह की तरफ से, इनकी कोई कोशिश नहीं थी, वो इनको मिले। 8 बिलियन डॉलर इनको मिले रेमिटेंसेस के बड़े, कि 18 से 21 पिछले साल हो गए थे। इस दफा मैं बता रहा हूं, सऊदीज का यूएई का कह रहे हैं दाना अल्लाह की तरफ से। कैसे एक तफसीलात 8 बिलियन डॉलर की इनकी बढ़ गई कि पिछले साल जो था ना 18 बिलियन से 21 बिलियन तफसीलात हो गई, रेमिटेंसेस 3 बिलियन, और इस साल 23 बिलियन पे चला गया वो फिगर। 5 और 3 8 बिलियन तो इनको रेमिटेंसेस बढ़ गए, जिसमें इनका कोई दखल नहीं है। दूसरा 8 बिलियन इनको जब ये आए थे तो 120 का बैरल का डॉलर का वो तेल की कीमत थी। वो दुनिया में कोरोना की वजह से क्राइसिस आया, वो जमीन से 25-20-30 डॉलर से लेके वो आके तो कह रहे हैं 7-8 बिलियन का वो हुआ। तो 16 बिलियन डॉलर का ये जो है इनको फायदा हुआ, और 8-9 बिलियन का नुकसान। इसी से इकोनॉमी का सोच लेंगे क्या हाल हुआ। फिरदौस आशिक अवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से साहब, और उन्होंने ऑपोजिशन पर तनकीद तो की है, लेकिन साथ साथ मरियम को भी तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने सहाफियों के लिए कुछ मरात और पैकेजेस का भी ऐलान किया। मेरा ख्याल बड़ी देर कर दी है ये तो खैर आप उन पर तनकीद हम भी करते रहते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब ये उनके आने से पहले ही मीडिया के साथ जंग लड़ाया, इनके एडवाइजर भी करवा चुके थे, इनके वजीर भी करवा चुके थे, इमरान खान साहब खुद भी कर चुके। जो डैमेज इन्होंने करना था, इनके हामी जो है ना, उनको इन्होंने नैरेटिव दे दिया था कि सहाफ़ी पैसे मांगते हैं जनाब, ये लिफाफे हैं, हम टीवी वालों को पैसे क्यों दें, अपना मॉडल ठीक करें, अपना फलाना ठीक करें। जो आपके नेचुरल आपके अलाइज थे, मीडिया आपके अलाइज था, आपको 126 दिन जो लाइव दिखाए, इन्होंने पैसे लिए थे आपसे,
इमरान खान साहब जैसे मैं बार बार बोलता हूं, किसी को चाय नहीं पिलाते, 126 दिन उन्होंने अपने इश्तिहार पीछे करके पूरे मीडिया ने आपको दिखाया, आपको सर पे चढ़ाया, आपकी खाली कुर्सियां बकौल आपके क्रिटिक्स जो हैं वो आपको दिखाते रहे। आप जो ही पावर में गए आपने कहा जनाब सबसे पहले तो इनका गला काटो, आपने क्राइसिस पैदा किए, आपने आके जहां से लोग बहुत सारे बेचारे जॉबलेस हुए, मीडिया क्राइसिस, इश्तिहारात आपने रोके और बैठे बिठाए आपने डिलीवर किया प्लेट में पूरे मीडिया को, अपोजिशन को आपने दिया। नवाज शरीफ साहब को पेश किया, आपने जरदारी साहब को पेश किया कि हुजूर ये मीडिया लें, ये मेरा दोस्त था, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं रहेगी, मैंने तो इनकी करनी है, ठुकाई करनी है, आप इनको लें, इस्तेमाल करें, ये आपको खड़ा करेंगे, आपको बड़ा करके दिखाएंगे, आपकी गलत चीजों को छुपाएंगे, मेरी को हाईलाइट करेंगे। खान साहब बड़े डटे रहे हैं, वो कहते मैं डरता वरता हूं नहीं किसी से। अब उनको जाके एहसास हुआ जो उनका एडवाइजर ने इनको जिस पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, जो मैं एक आगे जुमला कहता हूँ, इनको 20 साल खड़ा नहीं होना चाहिए था नवाज लीग को और पीपल्स पार्टी को, जो कुछ करके गए थे। दाद दें खान साहब को और इनके एडवाइजर को, इनके करीबी लोगों को जिन्होंने इनको इसके काम पे पीछे लगा कि बाकी काम छोड़ दें, पहले पाकिस्तानी मीडिया को ठीक कर लेते हैं। उन्होंने 20 महीनों में सर उनको खड़ा कर दिया, अपोजिशन की रैली दिखाना शुरू कर दी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने दिखाना शुरू कर दी। ये फिरदौस साहबा ने आके पहली दफा कोशिश की थी खान साहब को कहने की कि हुजूर अगर आपने इतने महाज खोल लेने हैं, हर एक से लड़ना है, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी चीजें जो है ये मीडिया हाईलाइट कर सकता है। आपने मीडिया हाउसेस बिठा दिए, आपने उनमें क्राइसिस पैदा कर दिए। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हुजूर आप कहते हैं हम आपको हेल्थ कार्ड भी देंगे, हम आपको चाय भी पिलाएंगे। सर हमारे ही फिर पैसे टाइम जो खत्म हो इश्तिहार गया। काम किए ना 4 बिलियन के, वो ही वापस कर दें तो मीडिया खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन टाइम खत्म हो गया, आपसे कहा तो अल्लाह हाफिज।